गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामा के मूल तत्व विषय के चैप्टर नंबर 4 रोज रामचा में हमने पिछले वीडियो में पूंजी और आहरण संबंधित व्यवहार के बारे में पढ़ाई की थी और उस संदर्भ में होने वाली रोज रामचा के लिए उदाहरण नंबर 3 का अभ्यास किया था। दोस्तों, आज हम माल संबंधित व्यवहारों के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। सबसे पहले माल संपत्ति संबंधित व्यवहारों के बारे में स्पष्टीकरण देखेंगे। दोस्तों, इस वर्गीकरण में 2 प्रकार के व्यवहारों का समावेश होता है। दोस्तों, माल संपत्ति संबंधित व्यवहारों में 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। इस बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार में भी पढ़ाई की थी। तो यहाँ दोस्तों माल संबंधी व्यवहार और संपत्ति संबंधी व्यवहार होंगे। और माल संपत्ति संबंधी जो भी व्यवहार है, ये दोनों प्रकार के लिए माने माल संबंधी व्यवहार और संपत्ति संबंधी व्यवहार दोनों के लिए समान नियम है। जो खातों के प्रकार में कौन सा खाता उधार और कौन सा खाता जमा होगा, उसमें हमने पढ़ाई की थी। तो उसमें हमने देखा था कि माल संपत्ति आए तो उधार और माल संपत्ति जाए तो जमा। माने माल या संपत्ति धंधे में आ रही है तो उधार और संपत्ति जा रही है, माल या संपत्ति जा रही है तो जमा होगा खाता। अब दोस्तों दोनों का स्पष्टीकरण अलग अलग देखें तो सबसे पहले माल संबंधी व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो धंधा की प्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य माल की खरीदी और बिक्री द्वारा लाभ कमाना है। माने दोस्तों, कोई भी धंधा की ये प्रवृत्ति हुई, व्यवसाय इकाई हुई, तो उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने का होता है और उसके लिए खरीद बिक्री के द्वारा लाभ कमाने का आशय होता है। दोस्तों, व्यापारी जिस चीज़ वस्तु का व्यापार करता है हो वो वस्तु धंधा का माल कहलाती है। दोस्तों, पारिभाषिक शब्दों में भी ये बात हमने पढ़ी थी कि व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार कर रहा है उसे माल कहा जाएगा। जैसे कि कपड़े का व्यापारी के लिए कपड़ा माल है, उसी तरह किराने का व्यापारी है तो किराने का जो भी सामान है उसके लिए वो माल कहलाएगा। साइकिल का व्यापारी है तो साइकिल का जो भी सामान है वो उसके लिए माल कहलाएगा। दोस्तों, जब व्यापारी माल खरीदता है तब माल धंधे में आता है और आए तो उधार के नियम मुजब माल खाता उधार होता है। दोस्तों, माल खरीदे तो धंधे में माल आने वाला ही है, इसलिए माल का खाता उधार होगा। और ऐसी खरीदारी दिन प्रतिदिन चलती रहती है, इसलिए माल खाता के बदले खरीद खाता उधार किया जाता है। माने जब भी माल की खरीदारी हो तब माल का खाता नहीं दोस्तों, खरीद खाता उधार करेंगे। और कभी कभी खरीदा हुआ माल जो है दोस्तों वो नुकसानी वाला हो या नमूना अनुसार ना हो। मानी जो माल खरीदा है उसका नमूना देखकर खरीदा हो, लेकिन जब माल खरीद कर हमारे तक पहुँचे तो जो नमूना देखा था उस तरह का ना हो, ऐसा भी हो सकता है। या उसकी गुणवत्ता जो है वो कम हो, तो ऐसी स्थिति में माल जिस व्यापारी से खरीदा हो उसे ही माल वापस किया जाता है। माने खरीदा हुआ माल किसी भी कारण जिसके पास से खरीदा है
उसे वापस दिया जाए तो उसे खरीद माल वापसी कहा जाएगा। ऐसे संजोग में माल धंधा में से जाता है, इसलिए जाए तो जमा के नियम के आधार पर माल खाता जमा होगा। और ये माल जाने का कारण दोस्तों खरीदा हुआ माल वापस गया है, इसलिए खरीद माल वापसी खाता जमा किया जाएगा। तो माने माल खरीदारी के संदर्भ में दोस्तों माल की खरीदारी हो तो खरीद खाता उधार होगा, और खरीदे हुए माल में से माल वापस किया जाए तो खरीद माल वापसी खाता जमा किया जाएगा। दोस्तों जब व्यापारी माल का विक्रय करता है माने बेचता है, तब माल धंधा में से जाता है, इसलिए जाए तो जमा के नियम से माल खाता जमा होता है। दोस्तों नियमित रूप से माल का विक्रय होने से माल खाते के बदले बिक्री खाता जमा किया जाता है। माने माल का विक्रय किया जाए, बेचा जाए तो माल खाता जमा नहीं किया जाता, बल्कि उसकी जगह बिक्री खाता जमा किया जाएगा। दोस्तों व्यापारी द्वारा बेचा माल नुकसानी वाला हो या नमूने जैसा न हो या किसी कारण से ग्राहक व्यापारी को माल वापस करता है, उसे बिक्री माल वापसी कहा जाएगा। और माल वापस आए तब आए तो उधार के नियम के आधार पर माल खाता उधार होगा। और यहाँ हम बिक्री माल वापसी खाता उधार करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक संजोग में माल खाता को विशिष्ट नाम दिया जाता है, जैसे कि खरीद खाता, बिक्री खाता, खरीद माल वापसी खाता और बिक्री माल वापसी खाता। दोस्तों माने माल संदर्भ में बात करें तो दोस्तों व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार कर रहा है ऐसा माल खरीदे तो खरीद खाता उधार, बेचे तो बिक्री खाता जमा करना है। खरीदा हुआ माल किसी भी कारण वापस आए तो धंधे में माल वापस आ रहा है जिसका कारण खरीद वापसी है, इसलिए खरीद माल वापसी खाता। खरीदा हुआ माल वापस जा रहा है इसलिए खरीद माल वापसी खाता जमा होगा। उसी तरह बेचा हुआ माल किसी कारण वापस आए तो धंधे में माल वापस आ रहा है, इसलिए बिक्री माल वापसी खाता उधार करना होगा। दोस्तों अब माल संबंधी व्यवहार के बारे में देखें तो माल संबंधी व्यवहार देखें। अब संपत्ति संबंधी व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो दोस्तों धंधा प्रारंभ करने या धंधे का विस्तार करने के लिए फंड या भंडोल की व्यवस्था की जाती है, माने द्रव्य की व्यवस्था की जाती है, पैसों की व्यवस्था की जाती है। और इस फंड माने पैसों से संपत्ति में विनियोग किया जाता है, माने उससे संपत्ति खरीदी जाती है। अब दोस्तों संपत्ति के विभिन्न प्रकार होते हैं, उस बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई की है। माने अलग अलग प्रकार की संपत्ति के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में पारिभाषिक शब्द अंतर्गत पढ़ाई की थी, जैसे कि दृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, वास्तविक संपत्ति, अवास्तविक संपत्ति, चालू संपत्ति, ऐसे सभी संपत्ति अलग अलग संपत्ति के बारे में हमने पढ़ाई की थी। दोस्तों हिसाबी पद्धति के नियम अनुसार धंधे में संपत्ति आए तो उधार और संपत्ति जाए तो जमा करो। माने संपत्ति धंधे में आ रही है तो संपत्ति खाता उधार
और धंधे में से संपत्ति जा रही है तो संपत्ति खाता जमा होगा। दोस्तों, इन संपत्तियों में जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, विनियोग, पेटेंट, कॉपीराइट, ख्याति आदि का समावेश होता है। दोस्तों, अब जब संपत्ति खरीदी जाए तो हमें पता है कि कुछ संपत्तियों की खरीदारी करते वक्त संपत्ति की कीमत अलावा दूसरे खर्च भी होते हैं। तो संपत्ति खरीद करते समय चुकाए जाने वाले ऐसे खर्च जैसे कि दस्तावेज खर्च, वकील फीस, स्टैम्प ड्यूटी, दलाली आदि खर्चों को पूंजी खर्च गिनकर संपत्ति की कीमत में जोड़ा जाता है। माना कि दोस्तों फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदने के बाद फर्नीचर हम तक पहुंचाने के लिए हमें गाड़ी भाड़ा माने किराया चुकाना हो तो संपत्ति का भाग गिना जाएगा। उसी तरह मकान खरीदा तो मकान खरीदने के बाद रजिस्ट्री करवाने के लिए जो खर्च होगा उसे दस्तावेज खर्च कहा जाएगा। और रोज़ रजिस्ट्री करवाने के लिए दोस्तों वकील की आवश्यकता होगी तो उसे भी हमें फ़ीस देनी होगी। तो वो तो मकान जो कि हमने ख़रीदा है उसकी कीमत तो हम जिसका मकान है उसे चुकाएंगे, तो उसके अतिरिक्त हमें दस्तावेज खर्च और वकील खर्च भी हो रहा है तो उसे वो मकान का हिस्सा गिनकर मकान की कीमत में जोड़ा जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार जब धंधा में संपत्ति खरीद की जाए तब आय तो उधार के नियम से उस संपत्ति का खाता, उधार माने जो संपत्ति खरीदी गई है वो संपत्ति का खाता उधार होगा। जैसे कि यंत्र खरीदा है तो यंत्र खाता उधार, ज़मीन खरीदी है तो ज़मीन खाता उधार, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर खाता उधार। और दोस्तों, धंधे में से संपत्ति बेची जाए तो जमा के नियम से उस संपत्ति का खाता जमा होगा। माने जो संपत्ति बेच रहे हैं उस संपत्ति का खाता जमा करना है। फर्नीचर बेचे तो फर्नीचर खाता जमा, मकान बेचे तो मकान का खाता जमा। माने संपत्ति के संबंध व्यवहार में अगर संपत्ति की खरीदारी हो तो संपत्ति खाता उधार, और संपत्ति खरीदते वक्त अगर अतिरिक्त कोई खर्च हो रहा है तो वो खर्च संपत्ति की कीमत में जोड़कर संपत्ति खाता उधार करना है। और संपत्ति बेची जाए तो संपत्ति का खाता जमा करना होगा। दोस्तों, माने इस प्रकार माल संपत्ति के लिए नियम एक ही लागू होगा, आए तो उधार, जाए तो जमा। अब दोस्तों, इस संदर्भ में हम उदाहरण नंबर 4 का अभ्यास करेंगे। तो उदाहरण नंबर 4 में हमें गोकुल ट्रेडर्स के व्यवहारों का रोजनामचा लिखना है। दोस्तों, इसके लिए हमें चौदह व्यवहार दिए गए हैं। सन 2014 के अप्रैल माह के व्यवहार दिए गए हैं। दोस्तों, इन सभी व्यवहारों का रोजनामचा क्या होगा उसके बारे में अब हम पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों, रोजनामचा की पढ़ाई हम कर रहे हैं तो उसके लिए व्यवहार देखने के लिए माने रकम देखने के लिए आपको आपकी टेक्स्ट बुक माने पाठ्य पुस्तक साथ में रखना है। दोस्तों, गोकुल ट्रेडर्स के व्यवहार दिए गए हैं तो रोजनामचा के लिए हमें पहले शीर्षक देना होगा गोकुल ट्रेडर्स का रोजनामचा, और इसके खाने कैसे बनेंगे वो हमें पता है।
5 कॉलम बनानी होगी। पहला तारीख, दूसरा विवरण, तीसरा खाता बही पृष्ठ नंबर, चौथा उधार और पांचवा जमा। दोस्तों, खाने बनाते वक्त भी आपको विशेष ध्यान देना है। आप जब भी खाने बना रहे हो तो आपकी जो नोटबुक है उसमें दाईं ओर से शुरुआत करके पहले दाईं ओर उधार और जमा के खाने बना लेने हैं। उसके बाद में उधार के खाने के बराबर बगल में एक छोटा खाता बही पृष्ठ नंबर का खाना बनाना है। दोस्तों, ये खाना बिल्कुल छोटा खाता बही पृष्ठ नंबर लिखा जाए उतनी जगह में बनाना है। और बाईं ओर तारीख का खाना बना लेना है। बीच में जो खाना बचे वो विवरण के लिए बचाना है, जिसमें हम जो खाता उधार और जमा हो रहे हैं उनके बारे में लिखने वाले हैं। इस प्रकार खाने बनाते वक्त आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। अब खाने बनाने के बाद सन 2014 के व्यवहार दिए गए हैं, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे 2014। अप्रैल माह के व्यवहार है, इसलिए उसके बराबर नीचे माह लिखेंगे अप्रैल। और माह के बाद बाजू में अब केवल जो तारीखें दी गई है वो तारीखें हमें लिखनी है। तो अप्रैल माह की पहली तारीख का व्यवहार देखें तो दोस्तों, आपको ये व्यवहार की पढ़ाई के लिए साथ में किताब रखनी है, बहुत ही आवश्यक है। पहला व्यवहार दोस्तों है 10,000 रोकड़, 10,000 का माल स्टॉक और 5,000 का फर्नीचर लाकर धंधा प्रारंभ किया। दोस्तों, माने गोकुल ट्रेडर्स के मालिक ने रोकड़, माल स्टॉक और फर्नीचर लाकर धंधा प्रारंभ किया है। माने रोकड़, माल स्टॉक और फर्नीचर धंधे में आ रहा है। जो तीनों संपत्ति है और संपत्ति धंधे में आ रही है तो आए तो उधार के सिद्धांत पर रोकड़, माल स्टॉक और फर्नीचर खाता उधार होगा। और ये संपत्ति लाने वाला मालिक है, जो उसकी पूंजी कही जाएगी। तो मालिक लाभ देने वाला है तो व्यक्ति लाभ देने वाला हुआ, तो व्यक्ति लाभ देने वाला हो तो उसका खाता जमा होगा। उस नियम पर पूंजी खाता जमा किया जाएगा। तो हमारी रोजनामचा होगी रोकड़ खाता उधार 10,000, माल स्टॉक खाता उधार 10,000, फर्नीचर खाता उधार 5,000 और पूंजी खाते का 25,000। दोस्तों, विवरण लिखना है 10,000 रोकड़, 10,000 माल स्टॉक और 5,000 फर्नीचर लाकर धंधा शुरू किया। दोस्तों, जो विवरण लिखना है उसमें ऐसा कुछ विशेष काम हमें नहीं करना है। जो हमें व्यवहार दिया गया है उसके आधार पर ही विवरण हमें लिख देना है। अब दोस्तों, पहली तारीख का व्यवहार ख़त्म हुआ तो यहाँ ये ऐसी लिटी बनानी है, एक अंडरलाइन बना देनी है। दोस्तों, तीसरी तारीख का व्यवहार देखें तो यहाँ तीसरी तारीख लिख देनी है। व्यवहार है मथुरा ट्रेडर्स में से 5,000 का माल खरीदा। मथुरा ट्रेडर्स में से माल खरीदा है दोस्तों, केवल मथुरा ट्रेडर्स का नाम दिया है तो ये व्यवहार साख का माने उधारी का हुआ। अब माल खरीदा है तो धंधे में माल आ रहा है, तो धंधे में माल आ रहा है इसलिए खरीद खाता उधार होगा। और मथुरा ट्रेडर्स लाभ देने वाला माने कृत्रिम व्यक्ति लाभ देने वाला है, इसलिए मथुरा ट्रेडर्स का खाता जमा होगा। तो हमारी रोजनामचा होगी खरीद खाता उधार 5,000 और मथुरा ट्रेडर्स खाते का 5,000। विवरण लिखा जाएगा 5,000 का माल साख पर खरीदा। दोस्तों, चौथी तारीख का व्यवहार देखें तो नगद माल बेचा। नगद माल बेचा दोस्तों, नगद माल बेचा है तो नगद बिक्री के कारण रोकड़ मिलेगी, इसलिए धंधे में रोकड़ आएगी तो रोकड़ खाता उधार होगा। और बिक्री के कारण धंधे में से माल जा रहा है, इसलिए जाए तो जमा के नियम के आधार पर बिक्री खाता जमा होगा।
तो रोजनामचा या प्रविष्टि होगी रोकड़ खाता उधार 4,000, वो बिक्री खाते का 4,000। विवरण लिखा जाएगा 4,000 का माल रोकड़ से बेचा। दोस्तों आगे का व्यवहार देखें तो 6 तारीख का व्यवहार, ऋषिकेश के पास से 8,000 का माल खरीदा। दोस्तों ऋषिकेश से माल खरीदा है और आधी रकम रोकड़ से चुकाई, माने 8,000 का माल खरीदा, उसमें से आधी रकम माने कि 4,000 उसे चुका दिए। तो 4,000 अभी शेष चुकाने बाकी है, माने इसमें आधा व्यवहार रोकड़ हुआ और आधा व्यवहार उधारी माने साख का हुआ। अब दोस्तों माल खरीद रहे हैं, इसलिए धंधे में माल आ रहा है, तो माल आने का कारण खरीदारी है, इसलिए खरीद खाता उधार होगा 8,000 से। ये 8,000 की खरीदारी में से 4,000 तुरंत चुकाए हैं, माने रोकड़ चुकाई है। तो जाए तो जमा के नियम के आधार पर रोकड़ खाता जमा होगा, तो रोकड़ खाते का 4,000 और 4,000 ऋषिकेश को चुकाने बाकी है जो लाभ देने वाला है, इसलिए ऋषिकेश खाते का 4,000। इस प्रकार पूरी प्रविष्टि हुई रोकड़ खाता उधार 8,000 और रोकड़ खाते का 4,000 और ऋषिकेश खाते का 4,000। विवरण लिखा जाएगा दोस्तों 8,000 का माल खरीदा, आधी रकम रोकड़ से चुकाई। 7 तारीख का व्यवहार देखें तो मथुरा ट्रेडर्स को 1600 का माल वापस किया। मथुरा ट्रेडर्स को माल वापस किया। दोस्तों मथुरा ट्रेडर्स से माल खरीदा गया था, जो व्यवहार 3 तारीख में है कि 5,000 का माल खरीदा था, अब उसमें से 1600 का माल वापस कर रहे हैं। तो मथुरा ट्रेडर्स माल वापस लेने वाला माने कि लाभ लेने वाला हुआ और ख़रीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, माने माल जा रहा है। तो मथुरा ट्रेडर्स लाभ लेने वाला माने व्यक्ति लाभ लेने वाला है, इसलिए व्यक्ति खाता माने कि मथुरा ट्रेडर्स का खाता उधार होगा। और माल जा रहा है और माल जाने का कारण खरीद वापसी है, इसलिए खरीद माल वापसी खाता जमा होगा। तो रोजनामचा लिखी जाएगी मथुरा ट्रेडर्स खाता उधार 1600, वो खरीद माल वापसी खाते का 1600। विवरण लिखा जाएगा 1600 का माल खरीदा, 1600 का खरीदा माल मथुरा ट्रेडर्स को वापस किया, या ऐसा भी लिखा जा सकता है कि मथुरा ट्रेडर्स को 1600 का माल वापस किया। दोस्तों 9 तारीख का व्यवहार देखें तो प्रधानमंत्री राहत कोष में 600 का माल दिया। दोस्तों जब भी प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष ऐसी कोई जगह रोकड़ या माल दिया जाए तो उसे धर्मादा कहा जाएगा, और धर्मादा में जो माल दिया है वो हमारा खर्च बनेगा। तो उपज खर्च के नियम के आधार पर यहाँ धर्मादा खर्च का खाता उधार होगा, और जो माल दिया है वो खरीदे हुए माल में से दिया है, इसलिए माल जा रहा है तो खरीद माल खाता जमा होगा। तो रोजनामचा होगी धर्मादा खर्च खाता उधार 600 और खरीद खाते का 600। विवरण लिखा जाएगा प्रधानमंत्री राहत कोष में 600 का माल दिया। व्यवहार 9 तारीख का ख़त्म हो गया, तो यहाँ एक लाइन खींच देनी है। अब 10 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों
तो 10 तारीख में व्यवहार है। दुकान के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू मशीन खरीदा। मानी तराजू मशीन जो है दोस्तों वो संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति को डेड स्टॉक कहा जाएगा। जो धंधे में आ रहा है तो आए तो उधार के नियम के आधार पर डेड स्टॉक खाता उधार होगा, और तराजू जो खरीदा उसके बदले रकम चुकाई गई होगी। तो धंधे में से रोकड़ जा रही है, इसलिए जाए तो जमा के आधार पर रोकड़ खाता जमा होगा। तो हमारी रोजनामचा होगी डेड स्टॉक खाता उधार 450 और रोकड़ खाते का 450। विवरण होगा 450 का इलेक्ट्रॉनिक तराजू मशीन खरीदा। दोस्तों आगे का व्यवहार देखें तो 15 तारीख का व्यवहार है। बरसाना प्राइवेट लिमिटेड के शेयर नंग 100 दर 30 के भाव से खरीदे। दलाली 2% चुकाई। दोनों रकम चेक से चुकाई। दोस्तों बरसाना लिमिटेड के 100 नंग शेयर 30 के भाव से, माने एक शेयर की कीमत 30 रुपये है, तो 100 शेयर खरीदे हैं तो 100 शेयर की कीमत दोस्तों 3000 होगी। अब ये 3000 तो शेयर की रकम हुई, और वो शेयर खरीदने के लिए 2% दलाली दी है। तो 3000 के 2% की आप गिनती करोगे तो 60 रुपये आएंगे। तो इसका योग बनेगा 3060। तो माने शेयर के लिए टोटल 30,060 चुकाए होंगे, तो विनियोग हुआ 3060 का। और शेयर जो है वो संपत्ति है और उसके बदले दलाली चुकाई है, वो उसके खरीदारी पर दलाली चुकाई, इसलिए उसकी जो दलाली हुई वो शेयर की कीमत में जोड़ी जाएगी। और शेयर का विनियोग संपत्ति होने के कारण संपत्ति धंधे में आ रही है, इसलिए शेयर खाता उधार होगा और रकम चेक से चुकाई है तो बैंक लाभ देने वाली है तो उसका खाता जमा होगा। तो हमारी प्रविष्टि होगी बरसाना प्राइवेट लिमिटेड के शेयर विनियोग का खाता उधार 3060, वो बैंक खाते का 3060। विवरण लिखा जाएगा 2% दलाली सहित 100 शेयर 30 के भाव से चेक से खरीदे। 18 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों, तो केदारनाथ को 4000 का माल बेचा। केदारनाथ को माल बेचा तो केदारनाथ लाभ लेने वाला है, इसलिए उसका खाता उधार होगा। और माल बेचा है माने माल जा रहा है, और माल जाने का कारण बिक्री है, इसलिए बिक्री खाता जमा होगा। तो रोजनामचा होगी केदारनाथ खाता उधार और बिक्री खाते का 4000। विवरण लिखा जाएगा 4000 का माल केदारनाथ को 60 पर बेचा। दोस्तों यहाँ केवल केदारनाथ रकम में देखें तो केवल केदारनाथ का नाम लिखा है, माने केवल व्यक्ति नाम हो तो साख का व्यवहार कहा जाएगा। ऐसा हम दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दोस्तों आगे का व्यवहार देखें तो 20 तारीख का व्यवहार हमें दिया गया है। 1500 का माल आग से नष्ट हुआ। दोस्तों आग से माल नष्ट हुआ तो हमारी हानि हो गई, और उपज खर्च के नियम के आधार पर हानि हो तो हानि खाता उधार करना है, और यहाँ हानि का कारण आग है, इसलिए आग से नुकसान का खाता उधार होगा।
दोस्तों जो माल नष्ट हुआ है वो खरीदे हुए माल में से ही नष्ट हुआ होगा, इसलिए खरीद खाता जमा होगा। तो हमारी रोजनामचा होगी आग से नुकसान खाता उधार 1500 और खरीद खाते का 1500। विवरण लिखा जाएगा 1500 का माल आग से नष्ट हुआ। 22 तारीख का व्यवहार देखें तो केदारनाथ से आधा माल वापस आया। केदारनाथ को जो माल बेचा था उसमें से आधा माल वापस आया। दोस्तों केदारनाथ को 4000 का माल बेचा था, उसमें से आधा माल माने 2000 का माल वापस आ रहा है। तो आए तो उधार के आधार पर बिक्री माल वापसी का खाता उधार होगा और केदारनाथ लाभ देने वाला है, माने व्यक्ति लाभ देने वाला है, इसलिए केदारनाथ का खाता जमा होगा। तो रोजनामचा लिखी जाएगी बिक्री माल वापसी खाता उधार 2000, केदारनाथ खाते का 2000। विवरण होगा 2000 का बेचा माल केदारनाथ से वापस आया। दोस्तों 25 तारीख का व्यवहार देखें तो निजी उपयोग के लिए 500 का माल ले गया, माने मालिक ले गए होंगे और मालिक धंधे से माल ले जाए तो आहरण कहा जाएगा और मालिक लाभ लेने वाला है, इसलिए आहरण खाता उधार होगा। और जो माल मालिक ले गया वो खरीदे हुए माल में से ले गए होंगे तो खरीद खाता जमा होगा। तो रोजनामचा होगी आहरण खाता उधार वो खरीद खाते का। विवरण लिखा जाएगा 500 का माल निजी उपयोग के लिए ले गए। दोस्तों 28 तारीख का व्यवहार देखें तो बंसीधर फर्नीचर मार्ट से 3000 का फर्नीचर खरीदा। दोस्तों फर्नीचर खरीदा है तो धंधे में फर्नीचर आ रहा है, माने संपत्ति आ रही है, इसलिए संपत्ति आए तो संपत्ति का खाता उधार, उस नियम के आधार पर फर्नीचर खाता उधार होगा। और यहाँ ये फर्नीचर देने वाला बंसीधर फर्नीचर मार्ट है, तो कृत्रिम व्यक्ति के नियम के आधार पर लाभ देने वाला जमा होगा। तो बंसीधर फर्नीचर मार्ट का खाता जमा किया जाएगा। तो हमारी रोजनामचा होगी फर्नीचर खाता उधार 3000 और बंसीधर फर्नीचर मार्ट खाते का 3000। विवरण लिखा जाएगा 3000 का फर्नीचर बंसीधर फर्नीचर मार्ट से 60 पर खरीदा। अंतिम 30 तारीख का व्यवहार देखें तो चांदनी को 1000 का माल 20% लाभ चढ़ाकर बेचा और उसकी ओर से लारी भाड़ा के 50 चुकाए। दोस्तों चांदनी को 1000 का माल बेचा, माने चांदनी को जो माल बेचा उसकी कीमत 1000 है, 20% लाभ चढ़ाया है, माने 1000 का 20% गिने तो 200 लाभ चढ़ाया, तो माल की कीमत हो गई 1200 और उसकी ओर से माने चांदनी की ओर से 50 किराया हमने चुकाया है, माने वो भी हमें उससे लेने होंगे। तो इस तरह टोटल 1250 चांदनी से लेने होंगे। तो चांदनी माल का लाभ लेने वाली है, इसलिए चांदनी खाता 1250 से उधार होगा। उसमें हमने जो माल बेचा है उसकी कीमत दोस्तों 1200 हो रही है, तो बिक्री खाता 1200 से जमा होगा और 50 किराया हमने चुका दिया है, इसलिए हमारे पास से रोकड़ गई तो रोकड़ खाता जमा होगा 50 से। इस प्रकार रोजनामचा होगी चांदनी खाता उधार 1250 और बिक्री खाते का 1200 और रोकड़ खाते का 50। विवरण लिखा जाएगा
चांदनी को 1000 का माल 20% लाभ चढ़ाकर बेचा और उसकी ओर से लारी भाड़ा चुकाया। दोस्तों, ये सभी व्यवहारों की रोजनामचा हो गई। अब हमें यहाँ कुल योग कर देना है। कैसे योग करना है उसकी बात आगे हो गई थी और यहाँ कुल योग भी लिखना है। दोस्तों, इस प्रकार आज हमने माल संपत्ति संबंधित व्यवहारों के स्पष्टीकरण और उसकी रोजनामचा के बारे में पढ़ाई की है दोस्तों। और हमने जो उदाहरण देखा उस उदाहरण का वीडियो आपको दूसरी बार भी ध्यान से देखना है और बाद में ये उदाहरण आपकी नोटबुक में आपको लिखना है। आगे के वीडियो में हम अन्य ढंग से माल की जावक के संदर्भ में पढ़ाई करेंगे।